कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मृति पांडे आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब आप सोचेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, तो भाई शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको समझाएं तो न्यूक्लियस वो होता है जो सेल के हर चीज़ को, हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कोई जॉइंट फैमिली होती है या बड़ी फैमिली होती है या आप ही की फैमिली है, तो आपकी फैमिली में गार्जियन होंगे, हर फैमिली में गार्जियन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोल देते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है तो यही करना है। अब उसके बाद कोई भी डिस्कशन नहीं, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, आप सबको उनकी बातें माननी पड़ जाती है। जैसे हर फैमिली में होता है, सेम ऐसे ही हमारे सेल के पास भी होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सारे डिसीजंस या कहें कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है सेल का, वो यही करता है। तो इसके बारे में देखिए, जितने भी हमारे सेल के पार्ट्स हैं ना, सब किसी न किसी से आप रिलेट करके समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नाम भी याद रहेगा, फंक्शन भी याद रहेगा कि क्या है। चलिए तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो कंट्रोल करता है सेल की हर एक एक्टिविटी को। सेल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, लाइक अगर सेल को फूड चाहिए, फूड आ रहा है तो फूड लेना है। अगर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, जो या फिर एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं, इनको बाहर जाना है तो इनको बाहर भी भेज देंगे। तो इट मीन्स कि ओवरऑल ये पूरे कंट्रोल में रखते हैं। जैसे फैमिली में गार्जियंस अपने बच्चों को फुल कंट्रोल में रखते हैं ना, कि तुम्हें स्कूल जाना है, अगर आपको नहीं आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो पेरेंट्स कहेंगे नखरे मत करो, चले जाओ, तो आपको स्कूल जाना पड़ जाता है। सेम ऐसे ही अगर सेल के अंदर कोई पार्ट बदमाशी भी करता है तो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तो ये न्यूक्लियस इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। गॉट इट। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी है न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। नाउ सी, न्यूक्लियस क्या होते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं। डबल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं जो कि डेंस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, और इनक्लोज रखते हैं, मतलब अपने अंदर रखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल के। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस की बॉडी है वो डबल मेम्ब्रेन होगी, वन मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, ठीक। डबल बाउंड मेम्ब्रेन, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। इसकी बॉडी कैसी होगी, डेंस होगी, प्रोटोप्लाज्मिक होगी, दैट इज डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, जो कि कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कितनी एनर्जी गेन करनी है, कितनी रिलीज करनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी सेल के अदर पार्ट के और सेल के अदर ऑर्गेनल्स को ट्रांसफ़र करनी है, ये सारा फंक्शन न्यूक्लियस हैंडल करता है। साथ ही साथ ये भी हैंडल करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, डीएनए में होता है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी यही कंटेन करता है। न्यूक्लियस इज कंसिडर एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब हम लोग के घर में जैसे एक कंट्रोलर या डायरेक्टर होते हैं, या किसी कंपनी में कंट्रोलर या डायरेक्टर होते हैं, मतलब गार्जियन होते हैं या हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, तो न्यूक्लियस के पास भी ऐसे होते हैं। आप सोचिए ये भी कितने सीक्वेंस में चलते हैं कि इनके पास भी इनके कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। समझ में आया। ये डीएनए को भी कंटेन करते हैं। सी, ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में ये आपका डीएनए है, ठीक है। यही डीएनए हमें हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। लाइक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे आपके कुछ कैरेक्टर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी से मैच करते होंगे, कुछ दादी से मैच करते होंगे, कुछ नाना नानी या मम्मी पापा किसी से भी मैच करते होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन ये डीएनए कैरी करके आता है आपकी बॉडी में, और उसको लाके आपकी बॉडी में शो करता है। गॉट इट। तो ये डीएनए होता है हमारा।
इतना समझ में आया कि न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जो कि कंट्रोल करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, कि सेल्स में कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, किसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, कितनी इनटेक करनी है, कौन सा फूड लेना है, क्या नहीं लेना है। एंड एनक्लोज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, और उसी सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी किए हुए रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले ही कहा था कि जब आप स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ जाएंगे तो किसी भी चीज़ को इजी हो जाएगा आपको समझने में। गॉट इट? नाउ सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हम लोग अभी डबल लेयर्ड कवरिंग पढ़ रहे थे न्यूक्लियस की, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियस के ऊपर है तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर है तो सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक, यही कहते हैं ना हम लोग। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोल्स इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस है, इसके पास जो मेम्ब्रेन होंगे इसमें पोल्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी पोल्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ, दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है आपका, जो कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। गॉट इट? जो कि विजिबल है रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कब विजिबल होते हैं? ये तब विजिबल होते हैं जब आपको पता है हमारा सेल है, ठीक है, तो इस सेल में डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। ये सेल है तो यहाँ पे अब डिवीज़न होगा, सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब आपको आगे बताएंगे। तो ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ के जो भी न्यूक्लियस, यहाँ जो भी न्यूक्लियस था वो भी तो यहाँ से, एक मिनट, ये आपका सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है। अब ये यहाँ से डिवाइड होगा दो पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट सेल्स बन जाएंगे, तो यहीं पे ये विजिबल होते हैं रॉड शेप में। जो क्रोमोसोम होते हैं वो रॉड शेप स्ट्रक्चर में विजिबल होते हैं जब सेल हमारा डिवाइड होने आता है। सेल के नंबर कैसे बढ़ते हैं? सेल के नंबर सेल डिवीज़न के थ्रू बढ़ते हैं। एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल फिर चार सेल, फिर ऐसे ऐसे ये नंबर्स अपना बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, और ऐसे सेल डिवीज़न होता है। सो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब से ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम जो होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए आपने देखा था कुछ ऐसे 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 था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डीएनए कंटेन, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन बहुत ही इसेंशियल होता है हमारी बॉडी में। गॉट इट? नाउ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब ये जो डीएनए है आपका, ये इसमें फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जिसे जीन्स कहते हैं। यही जीन्स कैरेक्टर शो करते हैं। इसमें जीन्स होते हैं और ये जीन अपने कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसे ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ अलग अलग कोड्स लिखे होते हैं और यही कंटेन करते हैं जीन्स को। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड genes. In a cell which is not dividing, its DNA present as a part of chromatin material. अच्छा, अगर सेल वो डिवाइड नहीं होगी तो डीएनए क्या होगा? मान लीजिए सेल है वो जिद पे अड़ गई है कि हम डिवाइड नहीं होंगे, या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, वो डिवाइड नहीं हो पा रही है, या बहुत जद्दी सेल है, इसे कहें बहुत बदमाश सेल है, बहुत शैतान सेल है, तो ये डिवाइड नहीं होना चाहती। तो इसके पास भी तो डीएनए है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, ये है। तो ये क्या होगा? जब ये सेल डिवाइड नहीं होगा तो डीएनए जो इसमें प्रेजेंट होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए सब में होगा,
ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नाउ अब न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा भैया, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि समझ में आए कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है और ये हमारे सेल में क्यों होता है। किसी भी काम को करने के लिए फंक्शन जानना ज़रूरी, किसी भी चीज़ को समझने के लिए फंक्शन जानना ज़रूरी है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा कि जब सेल डिवाइड हो रहा था, सेल जब डिवाइड हो रहा था तो यहाँ से न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जा रहा था और इसके साथ साथ डीएनए भी सेपरेट हो जा रहा था। तो जब तक अगर सेल में बच्चों न्यूक्लियस नहीं है तो हम लोग उसको फुल्ली सेल नहीं कह सकते हैं। कुछ सेल होते हैं लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो वो एक अलग टाइप के सेल होते हैं। बट हमारी बॉडी में न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आप सोचिए यहाँ पे अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो ना कंट्रोल कर पाएगा कोई भी, ना सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे सब शैतानी करेंगे, बदमाशी करेंगे और इधर उधर भाग जाएंगे, कोई अपना काम नहीं करेगा। ऐसा ही होगा ना जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहता। जैसे मैम आती है क्लास में, अगर मैम किसी दिन छुट्टी पे चली गई तो बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं, चिट्ठी उड़ा रहे हैं, लेटर्स दे रहे हैं, टिफ़िन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो सेल होते हैं इनके पास भी अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये इनके भी सारे ऑर्गेनल मज़े करने लग जाएंगे और फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। DNA कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अच्छा, डीएनए आपको ये तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करता है। बट जो डीएनए होता है इसके पास और भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। कोई भी इसके पास क्या है तो फॉर्मूले होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं पेप्सी, ठीक है, तो पेप्सी को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, उतने ही कंसंट्रेशन में वो हमेशा आपको हर शॉप में मिलेगी। आप कहीं भी पीजिए, आप मुंबई पीजिए, आप दिल्ली पीजिए, आप कोलकाता पीजिए, आप बेंगलोर में पीजिए, आप जम्मू कश्मीर में पीजिए, किसी भी स्टेट में पी लीजिए, आपको सेम फ्लेवर की पेप्सी मिलेगी। ओके, तो ये क्या होता है, इनके पास एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे ये अपने ड्रिंक्स बनाते हैं। सेम ऐसे ही डीएनए के पास भी फार्मूला होता है जो कि इंफॉर्मेशन डाटा को कंटेन किए हुए रहता है और यही सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं। गॉट इट? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। चलिए आगे देखते हैं, न्यूक्लियोइड क्या होता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है भैया, न्यूक्लियस तो पता चल गया कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड अब क्या होता है। कहीं कहीं आपको न्यूक्लियोइड सुनने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड एक ही है, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है। सी, इन सम ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो ये न्यूक्लियर रीजन होता है, सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब अच्छे से डिफाइंड नहीं होता, कैटेगराइज कहें तो अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एब्सेंस होता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अभी आपने देखा कि सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो इजीली कुछ भी एंटर कर सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। ये प्रॉब्लम होगी ना, घर में अगर गेट नहीं होगा तो कोई भी अंदर घुस जाएगा, चोर, पुलिस, स्ट्रीट डॉग्स, कोई भी जानवर अंदर घुस जाएगा, कोई भी बाहर चला जाएगा, ठीक, ये प्रॉब्लम होगी। तो सेम ऐसे ही न्यूक्लियस के पास भी होता है, जब इनके पास पुअरली डिफाइंड एब्सेंस होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। किसे कहेंगे न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड वो पार्ट होता है जहाँ पे ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो इजीली डिफाइंड नहीं होता, एब्सेंस होता है। न्यूक्लियर रीजन इजीली पुअरली डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। गॉट इट? बस इतनी सी चीज़ है न्यूक्लियोइड। सी, ये है न्यूक्लियोइड, ये प्लाज्मिड है, ये क्रोमोसोम है इसके अंदर, ये पूरा न्यूक्लियोइड है। यहाँ पे न्यूक्लियस का ये जो सेल है, न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन है वो
प्रॉपर शो नहीं हो रही है, विजिबल नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे बढ़े। नाउ सी, अब कुछ सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी किसी में न्यूक्लियस होता है, किसी में नहीं होता। सी, प्रोकैरियोटिक सेल विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। See, अब now eukaryotic cell which have well defined nuclear region. यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, ये सब होते हैं। गॉट इट? पर यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल लैक मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल। और अगर कुछ और की बात करें, कुछ और ऑर्गेनल्स की बात करें, तो न्यूक्लियर रीजन के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, आपको हम इसका बेसिक डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में, किसी और क्लास में ज़रूर बताएंगे, तो आप इसको समझ जाएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। गॉट इट? चलिए अच्छा देख लीजिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, कैप्सूल है, फ्लैजिलम है जो मूवमेंट मतलब उसको क्या कहते हैं, फ्लो करने में हेल्प करता है। इनके पास न्यूक्लियोइड भी है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम भी है। अब यहाँ देखिए कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास, बट हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इतने सारे पार्ट हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत कम पार्ट्स होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता इनके में। चलिए, इतना आपके आज की क्लास में था। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू न्यूक्लियस, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए हमसे, हम हर डाउट आपका क्लियर करेंगे। सो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।